बच्चों नमस्ते। मैं मुकेश कुमार शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार ग्वालियर से आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th के जीव विज्ञान अंतर्गत अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे 8.2 प्रतिरक्षा, 8.3 एड्स एवं 8.4 कैंसर के बारे में। सबसे पहले अपन प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी के बारे में जानना चाहेंगे। प्रतिरक्षा क्या होती है? परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, उसे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसके बाद अपन जानेंगे सहज प्रतिरक्षा क्या होती है। तो सहज प्रतिरक्षा ऐसा होता है कि सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय में मौजूद होती है। कब मौजूद होती है? जन्म के समय। ठीक है, तो जन्म के समय से इसकी मौजूदगी होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होती है। अब इसके बाद जानेंगे अपन उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट है, मतलब कि किसी रोगजनक के लिए ये विशिष्ट होती है, रोगजनक विशिष्ट है। इसका अविलक्षण स्मृति है, मतलब ध्यान रखना। इसका अर्थ यह है कि जब हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करता है, जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक या पूर्ववृत्तीय या एनामिस्टिक अनुक्रिया होती है। कौन सी होती है? इसे क्या कहेंगे अपन? सबसे पहले जब रोगजनक से सामना होता है तो क्या हो जाती है? प्राथमिक प्रकार की अनुक्रिया हो जाती है और उसके प्रति शरीर में हमारे में क्या हो जाता है? एक स्मृति बन जाती है, मतलब उससे अपन परिचित हो जाते हैं। और जब दूसरी बार उसी रोगजनक से सामना होता है तो क्या होता है? जो पहले का अनुभव होता है वो अपने काम आता है। तो इसका कारण क्या है? इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका कारण यह है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की या पहली बार जब कोई प्रवेश करता है तो उसकी याद रहती है या स्मृति रहती है। ठीक है, ये प्रतिरक्षा या अनुक्रिया हमारे शरीर के रक्त में मौजूद होती है, ब्लड में मौजूद रहती है और यह दो प्रकार के लसिकाणुओं द्वारा होती है। पहले लसिकाणु होते हैं बी लसिकाणु और दूसरे होते हैं टी लसिकाणु, जिन्हें बी सेल और टी सेल के नाम से भी जानते हैं। रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीन उत्पन्न करते हैं और इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो यहाँ याद रखना कि बी लसिकाणु या बी लिम्फोसाइट, जिन्हें बी सेल्स भी कहते हैं, ये बी लिम्फोसाइट अपने शरीर में एंटीबायोटिक्स या प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं जो कि एक प्रोटीन होती है। और टी कोशिकाएं या टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट इस प्रोटीन को उत्पन्न करने में इनकी बी सेल्स की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे शरीर में बी लिम्फोसाइट एंटीबायोटिक्स या प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं जिनकी टी लिम्फोसाइट सहायता करते हैं। इसके बाद अपन जानेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है ये जानना है अपन को। तो जब कोई परपोषी एंटीजन मतलब जो बाहर से आता है कोई, उनका सामना करता है, जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है या कोई प्रोटीन हो सकती है, जब वो एंटीजन या प्रतिजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो परपोषी के शरीर में जब कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं, मतलब एंटीबॉडी पैदा होती है। प्रतिरक्षी मीन्स एंटीबॉडी कहते हैं इंग्लिश में, और प्रतिजन मानते एंटीजन कहलाते हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकार की प्रतिरक्षा को अपन क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। कब होती है? जैसा किसी परपोषी या किसी जीव के शरीर में जब कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो उसके शरीर में
एंटीबॉडी पैदा होते हैं। तो इसे क्या नाम दे दिया, सक्रिय या एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना, इस प्रकार की प्रतिरक्षा कैसी होती है, धीमी होती है और पूरी तरह प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है लेकिन धीमी गति से होती है और धीरे धीरे बहुत समय तक हो पाती है। इसके बाद अपन जाने प्रतिरक्षीकरण या इम्यूनाइजेशन के दौरान क्या होता है कि अपने शरीर में जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना अथवा प्राकृतिक रूप से संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, जब किसी के शरीर में जाता है या कोई प्रोटीन जैसे टीका आपने लगाया किसी चीज़ का, वो शरीर में पहुंचता है तो क्या होगा, शरीर का प्रतिरक्षीकरण होता है या इम्यूनाइजेशन होता है। मतलब जीव के शरीर में धीरे धीरे एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे अपन, इम्यूनाइजेशन या प्रतिरक्षीकरण। तो ये भी क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा है। जब अपन किसी को टीका लगाते हैं तो एक बार में सक्रिय प्रतिरक्षा पैदा कर देते हैं। ठीक है, जब शरीर के लिए बनाए जाने वाले प्रतिरक्षी शरीर के अंदर सीधे ही पहुंचा दिए जाते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं निष्क्रिय या पैसिव इम्यूनिटी। ठीक, निष्क्रिय या पैसिव इम्यूनिटी। अब अपन जाने टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। टीकाकरण क्या होता है इसको जाने। तो टीकाकरण का सिद्धांत किस पे काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति पर कार्य करता है। ठीक है, टीकाकरण में क्या करते हैं अपन, एक निष्क्रियत या दुर्बलीकृत रोगजनक को, जिसे अपन कहते हैं टीका, की एंटीजन प्रोटीन मतलब प्रतिजनी प्रोटीन को शरीर में प्रवेश करा देते हैं। अभी जैसा अपन बात कर रहे थे कि जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई टीका शरीर के अंदर पहुंचता है तो ये क्या है, टीकाकरण में भी यही काम हो रहा है। किसी रोगजनक के निष्क्रियत प्रोटीन को अपन उसके किसी जीव के शरीर में पहुंचा देते हैं तो क्या होगा, तो जीव का शरीर इन एंटीजन के विरुद्ध मतलब प्रतिजनों या एंटीजन के विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ठीक है, और जब एक बार शरीर के अंदर एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी उत्पन्न हो गए तो जब वास्तविक संक्रमण होगा तो उस समय जैसे ही वो रोगजनक या बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, वो जैसे ही शरीर में प्रवेश करेगा तो शरीर उससे पहले से ही लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अपने शरीर में उसके प्रति स्मृति है पहले से। तो उस रोगजनक को वो तुरंत निष्प्रभावी कर देगा और शरीर उससे रोग से बच जाएगा। अब अपन जानेंगे एलर्जी क्या है। एलर्जी पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों माने एंटीजन्स के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया है। अतिरंजित अनुक्रिया मतलब बहुत ज्यादा उसके प्रति संवेदनशीलता। जैसे कि कुछ पदार्थ हैं, जैसे धूल है, धुआं के कण हैं, ये सब क्या है, जब शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो शरीर उसके प्रति बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, अनुक्रिया करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे पदार्थों को एलर्जन कह देंगे अपन। क्या कह देंगे, एलर्जन। तो एलर्जन क्या है पता चला अपन को, ऐसे पदार्थ जिनकी वजह से एलर्जी होती है, ऐसे समझ लो नहीं। ठीक है, अब जो एलर्जन होते हैं इनके प्रति बनने वाली जो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज होती हैं वे क्या होती हैं, वो कहलाती हैं आईजीई प्रकार की प्रतिरक्षी। याद रखना है, आईजीई प्रकार की प्रतिरक्षी कहते हैं जो एलर्जन के प्रति बॉडी में पैदा होती हैं। ठीक, अब एलर्जी हो गई है, कैसे पता चलता है, तो जो अनुक्रिया होती हैं शरीर में वो किस प्रकार से पता चलती हैं कि किसी चीज़ के प्रति एलर्जी है। तो जैसे अपन धूल और धुआं के संपर्क में आते हैं या एलर्जन के संपर्क में आते हैं, जैसे खुशबू, कई लोगों को खुशबू से एलर्जी होती है तो क्या होता है, कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे छींक आने लगती हैं, आँखों में पानी सा आने लगता है, लाल लाल हो जाती हैं, जैसे कहते हैं पनीली आँखें, नाक से पानी बहने लगता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ये क्या है, एलर्जी की लक्षण दिखाई देते हैं अपन को। ठीक है, एलर्जी जो होती है वो किस कारण से होती है, एलर्जी जो होती है वो किस कारण से होती है, तो एलर्जी जो होती है उसका कारण है मास्ट कोशिकाओं से स्टेमिन और सेरोटोनिन ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं।
याद रखना यहाँ पे एलर्जी के समय मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये रसायन निकलते हैं। और अच्छा, यहाँ पे ये पता कर सकते हैं अपन, मान लो किसी को एलर्जी है और एलर्जी होने पर अनुमान लगाते हैं कि किस किस चीज़ से एलर्जी है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे मुझे मान लो किसी पदार्थ से एलर्जी है, मुझे खुशबू से एलर्जी है या किसी चीज़ से एलर्जी है, तो एलर्जी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, संभावित जो एलर्जन होते हैं उनका टीका शरीर में लगा दिया जाता है। यदि एलर्जी है तो शरीर रिस्पॉन्स करेगा, प्रतिक्रिया करेगा और पता चल जाएगा इस पदार्थ से एलर्जी है। ठीक है, एलर्जी का पता लगाने के लिए ऐसा करते हैं। एलर्जी का प्रभाव समाप्त करने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है, किन रासायनिक पदार्थों या औषधियों का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना एंटी हिस्टामिन या प्रतिहिस्टामिन, एड्रीनेलिन और स्टीरॉयड पदार्थों को शरीर से एलर्जी का प्रभाव समाप्त करने के लिए उपयोग में किया जाता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। अब अपन जानेंगे स्वप्रतिरक्षा। स्वप्रतिरक्षा क्या होता है, इसको जाने। कभी कभी क्या होता है, आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से आज तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए कि स्वप्रतिरक्षा का कारण क्या है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए होती क्या है अपन जाने। कभी कभी क्या होता है, आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। शरीर क्या करता है, अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को हानि पहुंचती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, शरीर को हानि पहुंचती है। और यह क्या कहलाती है, यह व्यवस्था या यह स्थिति स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाती है। ठीक, ऐसे स्वप्रतिरक्षा रोग कौन कौन से हैं, जैसे आमबाती संधिशोध या रूमेटॉयड आर्थराइटिस। रूमेटॉयड आर्थराइटिस क्या है, एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। याद रखना, इसका उदाहरण रूमेटॉयड आर्थराइटिस है। अब अपन जानेंगे प्रतिरक्षा तंत्र। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, तो अपन जानते हैं मानव प्रतिरक्षा तंत्र में क्या क्या होते हैं, या मानव प्रतिरक्षा तंत्र कौन कौन से अंगों और ऊतकों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ याद रखना है अपन को, लसिकाव अंग या लिम्फॉइड ऑर्गन एक चीज हो गई, टिश्यू हो गए या ऊतक हो गए, और कोशिकाएं और उनके घुलनशील अणु, जैसे कि ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें मिलकर शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। और ये प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में प्रवेश करने वाले विभिन्न बैक्टीरिया, वायरस, मतलब एंटीजन, या जो बाहर से प्रवेश करने वाले हानिकारक पदार्थ होते हैं, उन सब से लड़ने में सहायता करता है। ठीक, प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्वप्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जब कोई एलर्जन प्रवेश करता है या अंग प्रतिरोपण करते हैं, तो उस समय कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रवेश करता है, तो शरीर उनसे लड़ने के लिए जो कार्य करता है, तो एक मिलजुल कर जो काम करते हैं, उस पूरे सिस्टम को या पूरे तंत्र को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। अब अपन जानेंगे एड्स के बारे में। एड्स क्या है, तो सबसे पहले एड्स शब्द की फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है। तो एड्स शब्द या उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। स्क्रीन पर देख सकते हो, नोट कर लो इन चीज़ों को। ठीक है, करो। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के लिए क्या शब्द यूज होता है, AIDS या एड्स। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो शरीर के अंदर धीरे धीरे विकसित होता है, और जब जीव के जीवन में कोई चीज विकसित होती है या अर्जित की जाती है तो उसे कहते हैं उपार्जित लक्षण। तो प्रतिरक्षा भी शरीर में उपार्जित की जाती है, और इस प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता या इसके निष्प्रभावी हो जाने को अपन क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखना, एड्स वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है, जो मानव में एक विशेष प्रकार के वायरस द्वारा होता है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो
डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, याद रखना, ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। एचआईवी विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे कहते हैं पश्च विषाणु या रिट्रोवायरस। ये भी याद रखना है कि रिट्रोवायरस होता है एचआईवी। एचआईवी का संक्रमण किन कारणों से होता है ये जाने, तो अपन को पहले से भी पता है, फिर भी अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। एचआईवी का संक्रमण जो होता है वो सबसे पहले अपन जाने किसके कारण, किन किन कारणों से होता है। संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, संदूषित या एड्स से प्रभावित व्यक्ति के रक्त या रुधिर उत्पादों के आदान से। तीसरा, संक्रमित सुइयों के साझा करने से या प्रयोग करने से। संक्रमित मां से प्लेसेंटा या अपरा द्वारा उसके बच्चे में। अब इसकी रोकथाम के उपाय, एड्स की रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, ये याद रखना। एड्स की अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। सबसे उत्तम उपाय क्या है, इससे बचाव। इस बात को याद रखना, एड्स रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, याद रखना, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन या NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम याद रखना, NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और कई गैर सरकारी संगठन जिन्हें NGO के नाम से जानते हैं, लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो देश में इस प्रकार से एड्स की जागरूकता के लिए NACO और कई गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या कार्यक्रम शुरू किए हैं वो जाने। सबसे पहले रक्त बैंकों से रक्त को HIV से मुक्त करना। जो भी रक्त बैंक होते हैं, ब्लड बैंक होते हैं, उनमें जो ब्लड रखा जाता है उसके रखने के नियम बनाए हैं कि ब्लड को उसमें स्टोर करने से पहले ये चेक किया जाएगा कि ये HIV से संक्रमित तो नहीं है। दूसरा, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में केवल डिस्पोजल सिरिंज ही उपयोग में लाई जाएं, इसकी व्यवस्था की जा रही है। उसके अलावा कंडोम का मुफ्त में वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, कई बच्चे या लोग ड्रग्स लेते हैं सिरिंजों द्वारा, एक ने लगाया दूसरे ने लगाया, तो उससे क्या होता है, यदि कोई संक्रमित है तो दूसरे के संक्रमित होने की संभावना है। अगला, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि या पॉपुलेशन में HIV के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना। जैसे जहां संभावना होती है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एड्स हो सकता है, तो वहां पर HIV की नियमित जांच चलती रहती है समय समय पर, जिससे क्या होता है कि नए लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। अब अपन जानेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है? मानव के भयंकर रोगों में से एक कैंसर है और विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण कैंसर है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और भारी संख्या में इनकी मौत हो जाती है। हाँ, अपन जानेंगे कैंसर होने की क्रियाविधि या सामान्य कोशिकाओं का कैंसर कोशिकाओं में बदलना क्या कहलाता है? कैंसर जनी रूपांतरण या कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसमें किस क्षेत्र की कोशिकाएं कैसी बननी है निश्चित है, लेकिन कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक और नियंत्रण की जो क्रियाविधि हैं वो समाप्त हो जाती हैं। उससे क्या होता है, जिसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखती हैं और कोशिकाओं का एक भंडार बन जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे ट्यूमर या अर्बुद बन जाते हैं, मतलब गठाने बन जाती हैं। और ये ट्यूमर या गठाने दो प्रकार की होती हैं, एक तो सुदम या बिनाइन ट्यूमर और दूसरे
दुर्दम या मैलिग्नेटेड ट्यूमर। दो याद रखना, मतलब जो ट्यूमर होते हैं, मैं कैंसर के प्रकार नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ट्यूमर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गए सुदम या बिनाइन ट्यूमर, और दूसरे हो गए दुर्दम या मैलिग्नेटेड ट्यूमर। अब बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं। बिनाइन ट्यूमर जो हैं वो सामान्य ट्यूमर हैं और अपने स्थान तक सीमित रहते हैं, जबकि मैलिग्नेटेड ट्यूमर जो होते हैं उनकी कोशिकाओं का पुंज है वो क्या करता है, वो नवद्रव्यीय या नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। मैलिग्नेटेड ट्यूमर की कोशिकाओं के पुंज को क्या कहते हैं? नवद्रव्यीय या नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहते हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं। कौन सी कोशिकाएं? नियोप्लास्टिक कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती हैं। और ये ट्यूमर कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित मतलब बढ़ती रहती हैं। और ऐसे ट्यूमरों से उतरी हुई कोशिकाएं मतलब निकली हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा, ब्लड के द्वारा क्या करती हैं? दूर दराज स्थलों तक पहुंच जाती हैं, मतलब ऐसे कहें कि पूरे शरीर में फैल जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? मैलिग्नेट ट्यूमर की नवद्रव्यी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं की बात चल रही है। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? पूरे शरीर में रक्त के द्वारा फैल जाती हैं और जहां पर भी ये जाती हैं वहां पर नए ट्यूमर को प्रारंभ कर देती हैं। जहां पर भी जाती हैं वहां पर क्या करती हैं? नए ट्यूमर को प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रकार से मैलिग्नेटेड ट्यूमर का नए नए क्षेत्रों में ट्यूमर बनाना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस कहलाता है, जो कि मैलिग्नेट ट्यूमर का सबसे खतरनाक या डरावना गुण है, जिसकी वजह से क्या होता है? कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है। अब कैंसर के सामान्य कारण जाने अपन। जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उन सामान्य कोशिकाओं से नवद्रव्यीय या कैंसरी कोशिकाएं जो बनती हैं, इसको प्रेरित करने के लिए कौन कौन से कारक होते हैं? तो कारकों में एक भौतिक कारक हो सकते हैं, रासायनिक कारक हो सकते हैं और जैविक कारक हो सकते हैं। और जो कारक होते हैं जिनकी वजह से सामान्य कोशिकाओं से नियोप्लास्टिक कोशिकाएं बनती हैं, इन कारकों को अपन क्या कहते हैं? कैंसरजन कहते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसा कि अपन जानते हैं कि कैंसर के भौतिक, रासायनिक और जैविक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे भौतिक कारकों के बारे में, जैसे कि एक्स किरण, गामा किरण मतलब एक्सरे और गामा रे जैसे आयनकारी विकिरण, और परावैंगनी रे या परावैंगनी किरणों जैसे अनायनकारी विकिरण भी कैंसर के कारण होते हैं, जो भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। इनके कारण कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन हो जाते हैं और जिससे सामान्य कोशिकाएं नवद्रव्यी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी प्रकार से रासायनिक कारकों के अंतर्गत अपन जानते हैं तंबाकू के धुएं में उपस्थित रासायनिक कैंसरजन फेफड़ों के कैंसर के कारण बनते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु ऑन्कोजेनिक विषाणु या ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं और इनमें जो जीन होते हैं उन्हें वायरल ऑन्कोजिन कहते हैं। सामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है, वे कोशिकाओं का कैंसर जनी रूपांतरण कर देते हैं। ये जीन कोशिकीय सेलुलर ऑन्कोजिन या प्रोटो ऑन्कोजिन कहलाते हैं। हाँ तो बच्चों, अब अपन जानेंगे कैंसर के उपचार के बारे में। आमतौर पर कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया का उपयोग किया जाता है, विकिरण चिकित्सा का उपयोग किया जाता है तथा प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा के अंतर्गत अर्बुद या ट्यूमर कोशिकाओं को घातक रूप से किरणित कर या इरिटेट कर नष्ट कर दिया जाता है। मतलब उन ऐसे कहें कि जो ट्यूमर कोशिकाएं होती हैं उनको एकदम से विकिरण या रेज के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, जिससे वो शरीर से हट जाती हैं और पुनः कैंसर उत्पन्न होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। इसके अलावा कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसोचिकित्सकीय उपयोग या कीमोथेराप्यूटिक औषधियों को काम में लाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, कई प्रकार की औषधियों को मिक्स करके शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, जिससे वो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करती हैं। अधिकांश कैंसर का उपचार शल्यकर्म
विकिरण चिकित्सा और रसो चिकित्सा तीनों के संयोजन से किया जाता है। जब तीनों के संयोजन के साथ उपचार किया जाता है तो कैंसर के नष्ट होने की या सभी प्रकार के कैंसरों के नष्ट होने की संभावनाएं अधिक से अधिक हो जाती हैं। ट्यूमर कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचने का प्रयास करती हैं, मतलब वो छिपने का प्रयास करती हैं, जिससे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उनको पहचान नहीं पाता और जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो शरीर के अंदर बनी रहती हैं। ऐसा कहें कि जब अपन उपचार करते हैं तो उपचार के उपरांत भी कहीं ना कहीं वो कैंसर कोशिकाएं शरीर के अंदर सुरक्षित रह जाती हैं और पुनः कैंसरस ट्यूमर डेवलप करने की संभावना हो जाती है। इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं, इस समस्या से निदान के लिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जो जैविक अनुक्रिया रूपांतरण करते हैं, जैसे कि बाई इंटरफेरोन्स। बाई इंटरफेरेंस क्या करते हैं, ऐसी कोशिकाओं की पहचान करते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करते हैं, जिससे ट्यूमर नष्ट होने में सहायता होती है। और इसके साथ ही अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।